नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार आप लोगों को अंकुर क्लासेस में फिर से मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में सेकेंड पार्ट का बारे में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1351 से 1388 ईस्वी तक। अब इसके बारे में कल हमने बात कर ली थी, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो अपने अभियान किए थे, जिसमें से एक अभियान मैंने कर लिया था, वो था हमारा जाज नगर का अभियान, और जो दूसरा अभियान था वो हमारा ठट्टा अभियान है। ठट्टा अभियान जो है, ये जो ठट्टा अभियान आता है यहाँ पे, ये आता है 1365 से 67 ईस्वी तक, मतलब कि 2 साल चला था। कौन सा अभियान? ठट्टा का अभियान। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है ठट्टा का अभियान। ठट्टा का जो अभियान था उसका टाइम पीरियड था 1365 से 67 तक। ये जो ठट्टा है, ठट्टा एक जगह पड़ती है, जगह में इस जगह का जो शासक हुआ करता था, वहाँ का शासक था फानवीन। फानवीन शासक था वहाँ का। कहाँ का? ठट्टा का। ठट्टा का शासक था। ठट्टा क्यों? और जहाँ वहाँ का जो शासक था, वहाँ का जो शासक था ठट्टा का, उस शासक से वहाँ की जो जनता थी वो कैसी थी? वो संतुष्ट नहीं थी। संतुष्ट नहीं थी। और जो कि वहाँ की जो जनता होती है, वो जनता क्या होती है? फिरोज शाह तुगलक को सपोर्ट करती है। और फिरोज शाह तुगलक को जब सपोर्ट करेगी वहाँ की जनता, तो वहाँ का जो शासक था वो शासक क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या होता है? पराजित होता है। और उसकी सेना जो होती है कैसी हो जाती है? जब वहाँ पराजित हो जाएगा ठट्टा के अभियान में, तो वहाँ की जो सेना थी वो छिन्न भिन्न हो जाती है। ठट्टा की जो जनता थी वह भी इनको पसंद नहीं करती थी। पसंद नहीं करती थी, जिससे कि फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो क्या करते हैं? फिरोज शाह तुगलक वहां पर इनको पराजित कर देते हैं। हम इनको पराजित कर देते हैं। जब इनको पराजित कर देते हैं और जो वहाँ की जनता थी वो किसके सपोर्ट में आ जाती है? वो फिरोज शाह तुगलक के सपोर्ट में आ जाती है। अर्थात वहाँ पर क्या होता है? वहाँ की जो जनता थी, अर्थात वहाँ की सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। जब वहाँ की जनता जो थी या सेना थी वो कैसी हो जाती है? छिन्न भिन्न हो जाती है। इसके बाद में इनके पास क्या थे? जो यहाँ के फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने भी काफी प्रयास करने के बाद में युद्ध को जीता था, उसको पराजित कर पाया था। तो उस टाइम पीरियड में जो इनकी सेना थी, सेना के पास में
कितने 1/3, 1/3 भाग घोड़े ही रह गए थे। एक तिहाई ही घोड़े रह गए थे। इतनी ज्यादा तक वहां पर लड़ाई हुई है, इतना घमासान युद्ध होता है ठट्टा के अभियान में, जिससे इन्हें काफी हानि भी उठानी पड़ी थी। ठट्टा अभियान में ठट्टा के अभियान में काफी ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है कि अब जब ये यहाँ से क्या करते हैं, तब फिरोज शाह तुगलक ठट्टा की तरफ से अपने दिल्ली की तरफ रुख मोड़ते हैं। क्या करते हैं, जब यह वापस जाते हैं तो एक सिंध का व्यक्ति होता है, जो इन्हें गलत रास्ता बता देता है। वापस जाते हैं तो एक सिंध का व्यक्ति इनको गलत रास्ता बता देता है। गलत रास्ता बता देता है, और जब गलत रास्ता बता देता है तो क्या होता है, गुजरात ना पहुंचकर कच्छ में पहुंच जाता है। जो कहां पर, गुजरात ना पहुंचकर कच्छ पहुंच जाता है। वहां का एक व्यक्ति होता है सिंध का, और वो एक रास्ता इनको बताता है। वो गुजरात ना जाकर कच्छ को जाता है, और ये कच्छ पहुंच जाते हैं। जब ये कच्छ पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह पुनः आ जाता है। कहां पर, इधर उधर से ठोकरे खाते कूदते आ करके ये फिर कहाँ आ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं। उसी समय गुजरात में नहीं पहुंचते हैं, कच्छ में पहुंचते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यह वापस आ जाता है। उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, उसी समय में ठट्टा में अकाल पड़ जाता है। क्या होता है कि ठट्टा में अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ जाने के बाद में समझ सकते हो क्या हो सकता है। जब अकाल पड़ जाता है तो वहां पर ना तो रोटी वोटी कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जब अकाल पड़ जाता है उसी का फायदा उठाते हुए मतलब कि अकाल जो पड़ा था उसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया है, फायदा उठाता है और ठट्टा पर पुनः आक्रमण कर देता है। ठट्टा पर पुनः आक्रमण कर देता है। आक्रमण करता है मतलब किसने, जब वहां पर ठट्टा में काफी ज्यादा अकाल पड़ जाता है, और पड़ते टाइम ही ये क्या करता है, उसी का फायदा उठाते हुए ये ठट्टा पर दोबारा से आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण कर देता है
जब आक्रमण कर देता है और थट्टा को अपने अधीन में ले लेता है, क्या करता है, थट्टा को अपने अधीन में ले लेता है, जिससे कि फान भीम अपनी इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं, और थट्टा को अपने अधीन ले लेता है, अपने अधीन ले लेता है, ले लेता है किसको, थट्टा को अपने अधीन ले लेता है और भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके बाद में जब उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली है, इसके बाद में ये कोई भी यहाँ पर कोई भी अभियान नहीं करता या कोई भी आक्रमण कहीं पर भी नहीं करता है। इसका आखिरी अभियान था जाज नगर का अभियान। इसके बाद में जाजनगर और थट्टा दो ही ने अभियान किए थे। इसके बाद में अब इनके आते हैं कार्य प्रणाली, देखते हैं कि कार्य इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। इसके बारे में कार्य के बारे में बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या कार्य इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, कार्य के देखते हैं। कृषि जो थी, कृषि का ऋण माफ किया, कृषि ऋण माफ किया, मतलब कि 2 करोड़ टका, कितना, 2 करोड़ टका। गंभीर दंडों का अंत कर दिया। इसका अभी कि कृषि मतलब कि भूमि, कृषि ऋण माफ किया, कितना, 2 करोड़। कृषि ऋण माफ किया 2 करोड़ टका इसे बोला जाता है, ये माफ किया। और क्या थी, गंभीर दंड को भी माफ किया। गंभीर जैसे कि किसी को सजा दी जाती है वो भी माफ कर दिया। दरबार के सामने किसी ना किसी की हत्या कर दी जाती थी, जिसे गंभीर दंड जो था उसका मतलब है कि गंभीर दंड का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि दरबार के सामने ही किसी ना किसी की हत्या करना या दरबार में एक या दो लाशें रखी रहना, ये उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। और बंद कर दिया था
उसके बाद में हमेशा 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 दरबार में रक्त, मतलब कि रक्त खून खराबा का वो भी बंद कर दिया था। हमेशा दरबार में रक्त बहता रहता था, ये भी यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर किसी से खून खराबा भी कंटिन्यू होता रहता था और दरबार में बराबर रक्त प्रवाह, मतलब कि एक ना एक जब किसी ना किसी को मारते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, खून खराबा सा लगातार होता रहेगा। इसी को देखकर यह इसलिए फिरोज शाह जो तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया कि खतरनाक दंडों को खत्म कर दिया। खतरनाक दंडों को खत्म कर दिया। ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। जब नहीं मिलता है कि उन्होंने क्या किया, एक तो ये 2 करोड़ जिनका ऋण था उनका माफ कर दिया और उसके बारे में गंभीर दंड जो थे, दरबार के सामने किसी की हत्या करना और दरबार के अंदर लाशें इत्यादि रखी रहना, ये तो गलत। उसके बाद में हमेशा दरबार में जो था वो खून खराबा हुआ करता था, इसलिए इन्होंने खैर कार्य तो अच्छे कोई किए नहीं है जिससे कि इनसे प्रजा एक खुश रहती। और खुश रहने के बाद में इन्हें क्या मिलता है, इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें खतरनाक जो दंड थे उनको खत्म कर सके हों। 24 कष्टदायक क्या किए इन्होंने, करों को समाप्त कर केवल 4 स्वीकृत किया। कितने? 24 जो कर थे, 24 कष्टदायक। कैसे? 24 कष्टदायक करों में 4 कितने? 24 कष्टदायक करों में 4 करों को समाप्त करके केवल 4 करों को स्वीकृति दी। जब 4 नंबर 1 आपका आता है जजिया कर, नंबर 2 जकात, नंबर 3 खिरात, नंबर 1 जो आता है क्या चीज? जजिया कर। नंबर कौन सा? नंबर 1 पे आता है आपका जजिया कर, गैर मुसलमानों के। किससे? गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमानों से लिया गया कर, कि गैर मुसलमानों से लिया गया कर था जिसे बोलते थे जजिया कर। ये किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर लगाया गया था। किस पे? ब्राह्मणों पर लगाया हुआ था। ब्राह्मणों पर लगाया गया
कर। किस पर? ब्राह्मणों पर लगाया गया जजिया कर था ये। जजिया कर। नंबर 2 पे आता आपका है जकात। नंबर 2 आता है आपका जकात। जकात क्या था? जकात के बारे में हम बात करेंगे कि जो जकात था मुसलमानों को की संपत्ति जो हुआ करती थी, संपत्ति पर किए जाने वाला जो संपत्ति थी उनकी संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर था। क्या था? जकात। मुसलमानों की संपत्ति वाला पर लगाया जाने वाला कर। लगाया जाने वाला कर था। और इसके बाद में आता है आपका खिराज। खिराज जो था भूमि कर था। भूमि कर 1/3। कितना था? कि भूमि कर था ये 1/3, मतलब कि भूमि का जितना भी उपज होगी भूमि उपज का 1/3 भाग, कि जितना भी उसमें फसल पैदा होगी उसका 1/3 भाग आपको देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट। और तीसरा जो आता है वो होता है खुम्स। खुम्स जो था, खुम्स ऐसा कर था जो लूट मार जो होती थी, लूट मार के जो कर लिया जाता था उसको बोला जाता खुम्स। कौन सा? खुम्स आएगा नंबर 3 पे। नंबर 3 पे खुम्स आता है। कौन सा? लूट मार का। ये कौन सा? मैंने बताया कि लूट कर कितना था? लूट कर 1/5 सुल्तान को, और कितना होता है टोटल? और 4/5 जिसमें लूटा हो। कितना? 4/5 जिसने लूटा हो। तो इसका मतलब अब उसके बाद में एक और आपका बचता है, वो आता है इसके बाद में। हम देखेंगे कि इन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब यहाँ पर इन्होंने ऐसा नियम लागू कर रखा था, और लागू करने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि एक कर और लगाया था, किसे बोलते हैं हक, क्या बोलते हैं? हक सर्व। हक सर्व, ये भी एक कर हुआ करता था। ये जो कर था एक था सिंचाई कर। क्या था? सिंचाई कर। सिंचाई कर ये कितना देना पड़ता था? 10%। कितना देना पड़ता था? उपज का 10%। कितना देना पड़ता था? उपज का 10% जब देना पड़ता था, सिर्फ 10% देगा। इस शासक ने दिल्ली के आसपास में कई नहरों का निर्माण करवाया था। कितनी? कई नहरों का।
इस शासक ने क्या किया? दिल्ली के आसपास कई नहरों का निर्माण करवाया था। जब कई नहरों का निर्माण करवाया था, अब कृषि को समाप्त किया। किसको? अब कृषि को समाप्त किया। अब कृषि को समाप्त किया। कृषि को समाप्त किया है। और उसके बाद में हमारा आता है जहां जागीरदारी जो होता है प्रथा पुनः शुरू की तथा जो सैनिक थे, सैनिकों को पद पर वंशानुगत किया। सैनिकों को उनके पद पर पुनः वंशानुगत कर दिया। और इकरा जो नाम था वो क्या किया है इन्होंने? प्रूफ दिखाकर अपनी सैलरी ले सकते थे। इकरा नाम मतलब प्रूफ दिखाकर अपनी क्या ले सकते थे? अपनी सैलरी ले सकते थे। कौन लोग? सैनिक लोग ले सकते थे अपनी सैलरी एक प्रूफ के तौर पर कि हम एक सत्ता में सैनिक के रूप में काम करते हैं, मुझे सैलरी चाहिए। खुतबे जो थे, खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तान का उल्लेख इन्होंने किया। मतलब दिल्ली जो थी उस टाइम पीरियड में किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल नहीं थे। उस टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल नहीं थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल नहीं थे। इसके बाद में हमें अभी आगे इसके देखते हैं कि कई इन्होंने काम किए हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज तक के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि आगे सर्व तक हम पहुँचते हैं, और इसके बाद में आगे जब हमारा देखा जाएगा कि इन्होंने और कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही।